हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इयान फ्लेमिंग के नॉवेल और जेम्स बॉन्ड सीरीज़ का नॉवेल कसिनो रॉयल का तीसरा भाग। अध्याय 14। रॉय गैलेंट नाइट क्लब का दरवाज़ा एक विशाल सुनहरे फ्रेम जैसा था, जिसे देखकर लगता था कि कभी इसमें किसी राजा महाराजा की तस्वीर लगी होगी। यह कसिनो के उस हिस्से में था जहाँ अब भी रूलेट की मेज़ों पर भीड़ थी। बॉन्ड ने वेस्पर का हाथ थामा और उसे सुनहरी सीढ़ियों से ऊपर ले गया। एक पल के लिए बॉन्ड के मन में लालच आया कि कुछ पैसे उधार लेकर पास की मेज पर एक बड़ा दांव और खेल ले, पर उसने तुरंत खुद को रोका। वो जानता था कि इतनी बड़ी जीत के बाद ऐसा करना अपनी किस्मत को चुनौती देने जैसा होगा। नाइट क्लब छोटा था और वहाँ हल्का अंधेरा था। पूरे कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी थी, जो दीवारों पर लगे आईनों में चमक रही थी। दीवारों पर गहरा लाल रेशमी कपड़ा लगा था और बैठने वाली सीटें भी लाल मखमल की थी। एक कोने में छोटा सा बैंड बहुत ही धीमी और मीठी धुन में लावी एंड रोज़ गाना बजा रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही रूमानी और सुकून भरा था। बॉन्ड को ऐसा लगा जैसे वहाँ बैठा हर जोड़ा एक दूसरे के प्यार में डूबा हुआ है। उन्हें दरवाजे के पास कोने की एक मेज़ मिली। बॉन्ड ने पीने के लिए शैंपेन और खाने के लिए अंडे और बेकन का ऑर्डर दिया। वे कुछ देर तक संगीत का आनंद लेते रहे। फिर बॉन्ड ने वेस्पर की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत सुकून दे रहा है। यह जानकर अच्छा लग रहा है कि हमारा मिशन पूरा हो गया। यह आज की जीत का सबसे शानदार इनाम है। बॉन्ड को उम्मीद थी कि वो मुस्कुराएगी, पर वेस्पर ने थोड़े ठंडे अंदाज में बस इतना कहा, हाँ, है ना। वो बड़े ही ध्यान से संगीत सुन रही थी। उसने अपनी कोहनी मेज़ पर टिका रखी थी और हाथ को ठुड्डी के नीचे लगाया हुआ था। बॉन्ड ने गौर किया कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ रहे थे, मानो उसने अपनी मुट्ठी बहुत ज़ोर से भींच रखी हो। उसने बॉन्ड की दी हुई सिगरेट को अपनी उंगलियों के बीच किसी कलाकार की तरह पकड़ रखा था। हालांकि वह बहुत कम कश ले रही थी, फिर भी वह बार बार अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में झाड़ रही थी, जबकि उसमें झाड़ने के लिए राख भी नहीं थी। बॉन्ड उसकी इन छोटी छोटी हरकतों को बड़े गौर से देख रहा था। वो वेस्पर की ओर बहुत आकर्षित महसूस कर रहा था और चाहता था कि वेस्पर भी अपनी हिचकिचाहट छोड़कर उसके करीब आए, पर बॉन्ड ने उसकी चुप्पी का सम्मान किया। उसने सोचा कि शायद वेस्पर खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही है, या फिर वो बॉन्ड के उस बर्ताव से नाराज़ है जो उसने शाम को खेल के दौरान दिखाया था। बॉन्ड ने जल्दबाजी नहीं की। वो धैर्य के साथ शैंपेन पीता रहा और दिन भर की बातों पर चर्चा करने लगे। उन्होंने मैथिस और लीटर के बारे में बात की और ये भी सोचा कि अब ले शिफ्रे का क्या होगा। बॉन्ड बहुत संभल कर बोल रहे थे और उन्होंने वेस्पर से केवल वही बातें साझा की जो लंदन के हेडक्वार्टर ने उसे पहले ही बता दी होंगी। वेस्पर बहुत बेमन से जवाब दे रही थी। उसने बताया कि उसकी टीम ने दोनों हमलावरों को पहले ही पहचान लिया था, लेकिन जब वो आदमी बंदूक लेकर बॉन्ड की कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ तो उन्हें भनक तक नहीं लगी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई कसीनो के अंदर ऐसी हिम्मत करेगा। जैसे ही बॉन्ड और लीटर होटल के लिए निकले, वेस्पर ने पेरिस फ़ोन करके एम के अधिकारी को खेल के नतीजे की जानकारी दे दी। उसे बहुत सावधानी से कोड वर्ड में बात करनी पड़ी और उधर से बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया गया। एम का सख्त आदेश था कि नतीजा निकलते ही उन्हें तुरंत खबर दी जाए, चाहे दिन हो या रात। इतना कहकर वेस्पर चुप हो गई। उसने शैंपेन की एक चुस्की ली और बॉन्ड की तरफ नज़रें उठाकर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। बॉन्ड को काफ़ी निराशा हुई। उन्होंने अपना गम गलत करने के लिए और शैंपेन पी और एक और बोतल मंगवा ली। खाना खाया और दोनों खामोशी से अपने अंडे खाने लगे। रात के 4 बज रहे थे। बॉन्ड बिल मांगने वाला ही था कि तभी होटल का मैनेजर उनकी मेज़ पर आया और उसने मिस वेस्पर लिंड को एक चिट्ठी दी। वेस्पर ने जल्दी से उसे पढ़ा। ओह, ये मैथिस का मैसेज है, उसने कहा। वो बाहर हॉल में मेरा इंतज़ार कर रहा है। शायद उसने पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने इसलिए अंदर नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि आपके लिए उसके पास कोई संदेश है। मैं बस 1 मिनट में मिलकर आती हूँ, फिर शायद हम घर चलें। उसने बॉन्ड की तरफ एक फीकी मुस्कान दी और कहा, मुझे माफ़ करना कि आज शाम में एक अच्छी साथी साबित नहीं हो पाई। आज का दिन बहुत तनाव भरा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बॉन्ड ने औपचारिकता निभाते हुए जवाब दिया और मेज़ हटाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तब तक मैं बिल चुकाता हूँ। वो वेस्पर को बाहर जाते हुए देखता रहा। बॉन्ड वापस बैठ गया और एक सिगरेट सुलगा ली। उसे अब काफ़ी सुस्ती और थकान महसूस हो रही थी। क्लब की उमस अब उन्हें परेशान करने लगी थी। उन्होंने बिल मंगवाया, शैंपेन का आखिरी घूंट पिया, जो अब उन्हें कड़वा लग रहा था। वो मन ही मन चाह रहे थे कि मैथिस का हंसता हुआ चेहरा देखें और उससे जीत की बधाई सुने। अचानक बॉन्ड के मन में ख्याल आया कि मैथिस का वह नोट कुछ अजीब था। मैथिस ऐसा इंसान नहीं था जो इस तरह छुपकर संदेश भेजे। वो तो खुद नाइट क्लब में चला आता या फिर उन्हें सीधे कसीनो के बाहर बार में बुला लेता, चाहे उसने कैसे भी कपड़े पहने हों। वो तो उत्साह में चिल्लाता और उनके साथ हंसता मिलता। मैथिस के पास बिताने के लिए बहुत कुछ था, जैसे उस बल्गेरियाई हमलावर की गिरफ्तारी, लाठी वाले आदमी का पीछा और ले शिफरे की अगली चालें।
बॉन्ड को अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसने झटके से बिल चुकाया और छुट्टे पैसों का इंतजार किए बिना ही मेज़ छोड़ दी। मैनेजर और दरबान उसे शुभरात्रि कहते रह गए, पर बॉन्ड उनकी बातों को अनसुना करते हुए तेजी से बाहर की ओर भागा। वो कसीनो के बड़े हॉल से गुजरा और प्रवेश द्वार यानी लॉबी की ओर नजरें दौड़ाई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वहाँ सिर्फ इक्का दुक्का कर्मचारी और कुछ मेहमान ही बचे थे, जो अपना सामान लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ न वेस्पर थी न मैथिस। अब बॉन्ड लगभग दौड़ रहा था। वो मुख्य द्वार पर पहुंचा और सीढ़ियों के पास यहाँ वहाँ खड़ी कुछ कारों के बीच वेस्पर को पागलों की तरह ढूंढने लगा। कसीनो का कर्मचारी बॉन्ड की ओर बढ़ा और पूछा, क्या आपके लिए टैक्सी बुलाऊं जनाब? बॉन्ड ने उसे अनसुना कर दिया और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं और रात की ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे माथे को छू रही थी। वो अभी आधी सीढ़ियाँ ही उतरा था कि उसे एक दबी हुई चीख सुनाई दी। फिर दाईं ओर कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। तभी अंधेरे से एक सिट्रोएन कार तेज़ी से निकली। उसके पहिए ज़मीन पर पड़ी बजरी को उड़ाते हुए चांदनी में चमक रहे थे। कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह हिल रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि पिछली सीट पर कोई जान बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। कार तेज़ी से मुख्य गेट की तरफ भागी। तभी उसकी पिछली खिड़की से एक छोटी सी काली चीज़ बाहर फेंकी गई, जो फूलों की क्यारी में जा गिरी। मोड़ पर टायरों के घिसने की तेज़ आवाज़ आई और कार देखते ही देखते बाजार के रास्ते तटीय सड़क की ओर गायब हो गई। धीरे धीरे कार का शोर भी कम होता चला गया। बॉन्ड को पक्का यकीन था कि फूलों के बीच गिरा हुआ वह सामान वेस्पर यानी का ही पर्स यानी बैग होगा। इसे और भी सरल बॉन्ड वह पर्स उठाकर बजरी पर दौड़ते हुए वापस सीढ़ियों की रोशनी में आए। कसीनो का कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहा था, लेकिन बॉन्ड ने उसे नज़रअंदाज किया और जल्दी जल्दी पर्स की तलाशी लेने लगा। पर्स में महिलाओं के इस्तेमाल की आम चीज़ों के बीच उसे वही मुड़ा हुआ नोट मिल गया। उस पर लिखा था, क्या आप कुछ पल के लिए बाहर हॉल यानी प्रवेश कक्ष में आ सकती हैं? मुझे आपके साथी के बारे में कुछ ज़रूरी खबर देनी है, मैथिस। अध्याय 15। वो नोट एक बहुत ही घटिया नकल थी। बॉन्ड तुरंत अपनी बेंटले कार की ओर झपटा। वो मनी मन खुद को शाबाशी दे रहा था कि वह कार को कसीनो तक चला कर लाया था। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, इंजन की तेज़ दहाड़ ने कसीनो के कर्मचारी की आवाज़ को दबा दिया। बॉन्ड ने झटके से कार मोड़ी और धूल उड़ाते हुए वहाँ से निकल गया। गेट से बाहर निकलते ही कार एक तरफ झुकी। बॉन्ड को याद आया कि दुश्मनों की सिट्रोएन कार सड़क पर ज़्यादा अच्छी पकड़ लगती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तेज़ी से गियर बदले और पीछा शुरू किया। कस्बे की शांत गलियों में उसकी कार के साइलेंसर की गूंज सुनाई दे रही थी। जल्द ही वह समुद्र किनारे वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गया। यह एक चौड़ा हाईवे था जो रेत के टीलों के बीच से गुजरता था। बॉन्ड को याद था कि इस सड़क की हालत बहुत अच्छी है और मोड़ भी आसान है। उसने कार की रफ्तार बढ़ानी शुरू की और काटा 80 से 90 मील प्रति घंटे तक पहुंच गया। उसकी कार की भारी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आधे मील तक एक सफ़ेद रोशनी की सुरंग बना रही थीं। बॉन्ड को पूरा यकीन था कि सिट्रोएन इसी रास्ते पर गई है। उसने शहर से बाहर निकलते समय उसकी आवाज़ सुनी थी और सड़कों के मोड़ पर अब भी ताज़ा धूल उड़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि जल्दी उसे दुश्मनों की कार की हेडलाइट्स दिख जाएंगी। रात एकदम शांत थी। बस समुद्र की ओर से रहकर कोहरे वाले हॉर्न यानी फॉग हॉर्न की आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। जैसे जैसे बॉन्ड कार की रफ्तार बढ़ाता गया, उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। वो मनी मन वेस्पर और अपने बॉस एम को कोस रहा था। वो इसी बात से डरता था। उसे लगा, ये औरतें भी ना, इन्हें लगता है कि ये मर्दों वाले खतरनाक काम कर सकती हैं। आखिर ये घर पर रहकर अपना साज श्रृंगार क्यों नहीं करती, गप्पे क्यों नहीं लड़ाती? मर्दों का काम मर्दों को ही करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ। जब काम इतनी सफाई से पूरा हो गया था, तब वेस्पर एक मामूली से झांसे में फंस गई। किसी कार्टून की हीरोइन की तरह उसका अपहरण हो गया और अब उसे फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कितनी बेवकूफ़ औरत है। अपनी ही हालत पर बॉन्ड को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। बॉन्ड के लिए मामला एकदम साफ था। ले शिफ्रे उस लड़की यानी वेस्पर के बदले 4 करोड़ का चेक चाहता था, पर बॉन्ड ने सोच लिया था कि वो सौदा बिल्कुल नहीं करेगा। वो वेस्पर को एक फौजी अधिकारी मानता था, जिसे पता होना चाहिए था कि इस काम में कितना खतरा है। बॉन्ड के लिए उसका मिशन उस लड़की की जान से कहीं ज़्यादा कीमती था। उसने खुद से कहा, वेस्पर अच्छी लड़की है, पर मैं इस बचकानी चाल में नहीं फंसूंगा। मैं अपनी जान पर खेलकर उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करूंगा, उनसे मुकाबला करूंगा और अगर मौका मिला तो उसे बचा लूंगा। लेकिन अगर वे हाथ नहीं आए तो मैं चुपचाप होटल जाकर सो जाऊंगा। सुबह मैथिस को वो नोट दिखा दूंगा और बस। अगर ले शिफ्रे पैसे मांगने के लिए मुझसे संपर्क भी करेगा तो मैं उसे भाव नहीं दूंगा। वेस्पर को अपनी किस्मत खुद झेलनी होगी। बॉन्ड ने तय कर लिया था कि अगर कोई गवाह पूछेगा तो वह कह देगा कि वेस्पर के साथ उसका झगड़ा हुआ था और वो उसे बीच रास्ते छोड़कर चली गई। बॉन्ड का दिमाग इन्हीं कड़वे विचारों से भरा था, जबकि उसकी कार सड़क पर कहर बरपा रही थी। वह मोड़ों पर बिना डरे कार मोड़ रहा था।
और रास्ते में आने वाली इक्का दुक्का बैलगाड़ियों और साइकिल सवारों से बचते हुए तेजी से निकल रहा था। सीधी सड़क मिलते ही उसने कार की पूरी ताकत झोंक दी। इंजन से एक भयानक दहाड़ निकली और स्पीडोमीटर का कांटा 110 से 120 मील प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार तक पहुंच गया। बॉन्ड को पता था कि वह दुश्मनों के बहुत करीब पहुंच रहा है। भारी होने के कारण सिट्रोएन कार इस सड़क पर 80 मील से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती थी। अचानक बॉन्ड ने अपनी रफ्तार घटाकर 70 कर दी और अपनी तेज़ हेडलाइट्स को थोड़ा धीमा किया। जैसे ही उसकी अपनी बत्तियों की चकाचौंध कम हुई, उसे करीब 1-2 मील दूर एक दूसरी कार की रोशनी साफ दिखाई देने लगी। अब मुकाबला करीब था। बॉन्ड ने डैशबोर्ड के नीचे बने एक गुप्त खाने में हाथ डाला और वहाँ से अपनी लंबी बैरल वाली कोल्ट .45 आर्मी स्पेशल पिस्तौल निकाली। उसने उसे अपने बगल वाली सीट पर रख दिया। उसे यकीन था कि अगर सड़क अच्छी रही तो वह 100 गज की दूरी से भी उनकी कार के टायर या पेट्रोल टैंक को उड़ा सकता है। इसके बाद उसने फिर से अपनी तेज़ हेडलाइट्स जलाईं और पूरी रफ्तार से उनका पीछा शुरू किया। अब उसका मन एकदम शांत था। वेस्पर को बचाने या ना बचाने की उलझन अब खत्म हो चुकी थी। अब उसके सामने बस एक ही लक्ष्य था, दुश्मन का खात्मा। डैशबोर्ड की नीली रोशनी में बॉन्ड का चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह गंभीर और शांत दिख रहा था। अगला दृश्य। सिट्रोएन कार के अंदर 3 आदमी और एक लड़की यानी वेस्पर थी। ले शिफ्रे खुद गाड़ी चला रहा था। उसका भारी शरीर आगे की ओर झुका हुआ था, लेकिन स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ बहुत कोमल और सधी हुई थी। उसके बगल वाली सीट पर ही वही नाटा आदमी बैठा था जिसने कसीनो में बॉन्ड पर बंदूक तानी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा हैंडल था जो कार के फर्श से सटा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह सीट ठीक करने का हैंडल हो। पिछली सीट पर वह लंबा और दुबला पतला शूटर बड़े आराम से लेटा हुआ था। उसे कार की तेज़ रफ्तार से कोई मतलब नहीं था। वो बस बेफिक्र होकर छत को घूर रहा था। उसका दाहिना हाथ वेस्पर की जांघ पर टिका था। वेस्पर की हालत बहुत बुरी थी। उसकी लंबी मखमली स्कर्ट को खींचकर उसके चेहरे और हाथों के ऊपर ले जाकर रस्सी से बांध दिया गया था, जिससे उसका आधा शरीर ढका हुआ था और पैर पूरी तरह खुले थे। उसके चेहरे के पास स्कर्ट में एक छोटा सा छेद कर दिया गया था ताकि वह सांस ले सके। उसे किसी और चीज़ से नहीं बांधा गया था। वो बिना किसी हलचल के बेजान सी पड़ी थी और कार के झटकों के साथ उनका शरीर यहाँ वहाँ हिल रहा था। ले शिफ्रे का आधा ध्यान सड़क पर था और आधा पीछे के शीशे पर, जहाँ बॉन्ड की हेडलाइट्स तेज़ी से पास आ रही थी। जब बॉन्ड की कार 1 मील से भी कम दूरी पर रह गई, तब भी ले शिफ्रे बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी रफ्तार 80 से घटाकर 60 मील प्रति घंटा कर दी। जैसे ही एक मोड़ आया, उसने कार को और धीमा किया। सामने एक साइन बोर्ड दिख रहा था जहाँ से एक छोटी सड़क मुख्य हाईवे से मिल रही थी। तैयार हो जाओ, ले शिफ्रे ने अपने बगल में बैठे आदमी से सख्त आवाज़ में कहा। उस आदमी ने फर्श पर लगे उस बड़े हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। चौराहे से कुछ दूरी पहले ले शिफ्रे ने कार की रफ्तार बहुत कम कर दी। पीछे के शीशे में दिख रहा था कि बॉन्ड की तेज़ रोशनी अब मोड़ तक पहुंच चुकी है। ले शिफ्रे ने हमला करने का फैसला कर लिया था। उसने चिल्लाकर कहा, अब। उस आदमी ने पूरी ताकत से लीवर को ऊपर खींचा। कार का पिछला हिस्सा किसी वेल मछली के मुंह की तरह खुल गया। अचानक सड़क पर किसी चीज़ के गिरने की झंझनाहट हुई, जैसे कार के पीछे से ढेर सारी जंजीरें या लोहे के टुकड़े सड़क पर बिखर रहे हों। जैसे ही सारा सामान गिर गया, ले शिफ्रे ने आदेश दिया, बंद करो। उस आदमी ने लीवर को वापस नीचे दबाया और वह शोर एक आखिरी झटके के साथ बंद हो गया। ले शिफ्रे ने एक बार फिर पीछे के शीशे में देखा। बॉन्ड की कार अब मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ले शिफ्रे ने फुर्ती दिखाई और अपनी सिट्रोएन कार को बाईं और एक सकरी सड़क पर मोड़ दिया। साथ ही उसने कार की सारी हेडलाइट्स भी बुझा दी ताकि वह अंधेरे में छिप सके। उसने झटके से ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी। तीनों आदमी कार से कूदे और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए वापस उसी चौराहे की ओर भागे। चौराहे पर अब बॉन्ड की बेंटली की तेज़ सफ़ेद रोशनी फैल रही थी। तीनों बदमाशों के हाथों में रिवॉल्वरें थीं और उस लंबे दुबले आदमी के हाथ में एक बड़ा काला अंडा जैसा कुछ, शायद एक हैंड ग्रेनेड था। तभी बॉन्ड की बेंटले कार किसी तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की तरह शोर मचाती हुई उनकी तरफ बढ़ी। अध्याय 16। जैसे ही बॉन्ड ने मोड़ पर अपनी भारी कार को तेजी से घुमाया, वो मन ही मन अगली चाल सोच रहा था। उसे लगा कि दुश्मन किसी भी वक्त छोटी सड़क पर मुड़कर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए जब उसे आगे किसी कार की बत्ती नहीं दिखी तो उसने तुरंत एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया और ब्रेक लगाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटा थी। सड़क पर एक काला धब्बा फैला हुआ था जिसे बॉन्ड ने किसी पेड़ की परछाई समझा, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में स्टील के नुकीले कांटों का एक जाल चमक उठा। अगले ही पल कार उन पर चढ़ चुकी थी। बॉन्ड ने तुरंत ब्रेक मारे और स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से पकड़ लिया ताकि कार को पलटने से बचा सके, लेकिन वो नाकाम रहा। बाईं तरफ के टायरों के परखच्चे उड़ गए और लोहे के रिम सड़क को चीरने लगे।
भारी भरकम बेंटले बुरी तरह सड़क पर फिसलकर घूमी और किनारे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बॉन्ड उछलकर ज़मीन पर जा गिरा। कार धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी आसमान की ओर जा रही थी, मानो वह अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हो। एक पल के लिए कार अपने पिछले हिस्से के बल पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई विशाल कीड़ा आसमान की ओर देख रहा हो। फिर वो बड़े धमाके के साथ पीछे की ओर पलट गई। चारों तरफ शीशे के टुकड़े और मलबे का ढेर लग गया। उन कान फाड़ देने वाले धमाके के बाद सन्नाटा छा गया। कार का एक पहिया कुछ देर तक हवा में घूमता रहा, फिर चरमराहट के साथ रुक गया। ले शिफ्रे और उसके आदमी झाड़ियों से बाहर निकल आए। वे दुर्घटना वाली जगह से बस कुछ ही कदम दूर थे। अपनी बंदूकें अंदर रखो और इसे बाहर निकालो, ले शिफ्रे ने सख्ती से आदेश दिया। मैं तुम पर नज़र रखूँगा, ज़रा संभल कर। मुझे ये जिंदा चाहिए, इसकी लाश नहीं। और जल्दी करो, सुबह होने वाली है। दोनों आदमी घुटनों के बल बैठ गए। एक ने लंबा चाकू निकाला और कार की छत का कपड़ा काट कर रास्ता बनाया। बॉन्ड अंदर बेसुध पड़ा था। दूसरे आदमी ने मुड़े हुए खिड़की के फ्रेम से अंदर घुसकर बॉन्ड के उन पैरों को आज़ाद किया जो स्टीयरिंग व्हील और छत के बीच फंसे हुए थे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बॉन्ड को छेद के रास्ते बाहर खींचा। जब तक उन्होंने उसे सड़क पर लेटाया, वे दोनों पसीने और तेल से लथपथ हो चुके थे। उस दुबले पतले गुंडे ने अपनी सांसें काबू में की और फिर होश में लाने के लिए बॉन्ड के चेहरे पर दोनों तरफ ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे। बॉन्ड दर्द से करा उठा और उसने हल्का सा हाथ हिलाया। यह देखकर उस आदमी ने उसे फिर से एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस बहुत हुआ, ले शेफरे ने टोकते हुए कहा। इसके हाथ बांधो और इस गाड़ी में डालो। ये लो। उसने बिजली के तार यानी फ्लैक्स का एक बंडल उनकी ओर फेंकते हुए कहा। पहले इसकी जेबें खाली करो और इसकी बंदूक मुझे दो। शायद इसके पास और भी हथियार हो, और उन्हें हम बाद में देखेंगे। ले शिफ्रे ने बॉन्ड की बेरेटा पिस्तौल और बाकी सामान बिना देखे ही अपनी जेबों में ठूस लिया। वो बिना किसी हाव भाव के चुपचाप अपनी कार की ओर वापस चल दिया। उसके चेहरे पर ना तो जीत की खुशी थी और ना ही कोई जोश। जब तार बॉन्ड की कलाइयों में बुरी तरह चुभने लगा, तब जाकर उसे पूरी तरह होश आया। उसका शरीर ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने उसे डंडों से पीटा हो। जब उसे घसीट कर खड़ा किया गया तो उसे उस गली की ओर ले जाया गया जहाँ सिट्रोइन कार का इंजन चालू था। तो उसे एहसास हुआ कि शुक्र है उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। लेकिन वो इतना थक चुका था कि भागने की हिम्मत तक नहीं बची थी। वो बिना किसी विरोध के कार की पिछली सीट पर बैठ गया। बॉन्ड इस वक्त खुद को बहुत लाचार और हारा हुआ महसूस कर रहा था। पिछले 24 घंटों के तनाव और इस एक्सीडेंट ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि अब कोई चमत्कार उसे नहीं बचा सकता। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, और सुबह तक कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा। उसकी टूटी हुई कार तो मिल जाएगी, पर उसका पता लगाने में घंटों लग जाएंगे। बॉन्ड ने अपने दाईं ओर देखा। उस दुबले पतले गुंडे के बगल में वेस्पर पड़ी थी। पहले तो बॉन्ड को उस पर गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसी बेवकूफ़ लड़की है, एक मामूली झांसे में आकर खुद को किसी मुर्गी की तरह बंधवा लिया। लेकिन अगले ही पल उसे वेस्पर पर तरस आ गया। उसके नंगे पैर अंधेरे में बहुत मासूम और लाचार लग रहे थे। बॉन्ड ने उसे धीरे से पुकारा, गुड इवनिंग वेस्पर। उसने सोचा कि शायद वेस्पर मर चुकी है, जिससे उसे एक पल के लिए घबराहट हुई। लेकिन तभी कोने में पड़े उस बंडल यानी वेस्पर में थोड़ी हलचल हुई। उसी समय उस दुबले पतले गुंडे ने बॉन्ड की छाती पर पीछे से एक जोरदार घूंसा मारा। खामोश, वो गुंडा दहाड़ा। दर्द के मारे बॉन्ड दोहरा हो गया। वो संभल पाता उससे पहले ही उस आदमी ने बॉन्ड की गर्दन के पीछे एक और पेशेवर वार किया। दर्द इतना तेज था कि बॉन्ड के दांतों के बीच से सीटी जैसी आवाज़ निकलने लगी। वह गुंडा अपना काम करने में माहिर था। वार करने के बाद वो फिर से आंखें बंद करके लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉन्ड समझ गया कि वो एक बेहद खतरनाक और बेरहम इंसान है। उस दर्द में भी बॉन्ड ने मनी मन कसम खाई कि अगर मौका मिला तो वो इस आदमी को जान से मार डालेगा। अचानक कार की डिक्की खुलने की ज़ोरदार आवाज़ आई। बॉन्ड समझ गया कि वे तीसरे आदमी का इंतज़ार कर रहे थे, जो सड़क पर बिछाए गए उन लोहे के कांटों को समेट कर ला रहा था। बॉन्ड को याद आया कि ऐसे नुकीले औजारों का इस्तेमाल पुराने समय में फौजी गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता था। बॉन्ड इन लोगों की फुर्ती और उनके पास मौजूद आधुनिक हथियारों को देखकर हैरान था। उसे लगा कि क्या उसके बॉस एम ने इन दुश्मनों को कम आंकने की गलती की थी। लेकिन फिर उसने लंदन को दोष देना बंद कर दिया। उसने खुद को कोसा कि उसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। जब दुश्मन इस हमले की तैयारी कर रहे थे, तब वह क्लब में बैठकर आराम से शैंपेन पी रहा था। उसे अपने उस घमंड पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसे लगा कि उसने युद्ध जीत लिया और दुश्मन भाग गया है। इस पूरे दौरान ले शिफ्रे चुप रहा। जैसे ही डिग्गी बंद हुई, वो तीसरा आदमी जिसे बॉन्ड ने पहचान लिया था, कार में आकर बैठ गया। ले शिफ्रे ने तेज़ी से कार को बैक किया और वापस मुख्य सड़क पर ले आया। उसने झटके से गियर बदला और कार को पूरी रफ्तार से तटीय सड़क की ओर भगा दिया। अब सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। बॉन्ड को अंदाज़ा था कि 1-2 मील बाद ही ले शिफ्रे का विला आने वाला है। पहले उसे लगा था कि वेस्पर को कहीं और ले जाया जाएगा, पर अब उसे समझ आ गया था, वेस्पर तो बस एक चारा थी, जिसका इस्तेमाल बॉन्ड जैसी बड़ी मछली को फंसाने के लिए किया गया था।
यह सोचकर ही बॉन्ड की रूह कांप गई। पकड़े जाने के बाद पहली बार उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में डर की एक ठंडी लहर महसूस हुई। 10 मिनट बाद कार बाईं ओर मुड़ी और घास भरी एक पतली गली से होते हुए एक ऊंची दीवार वाले अहाते में आ पहुंची। कार एक पुराने सफ़ेद दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजे के पास जंग लगी घंटी के ऊपर एक प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था लेस नॉक्टाम्बुलस। उस विला को देखकर बॉन्ड को लगा कि यह समुद्र किनारे बना एक आम सा बंगला है जिसे अक्सर गर्मियों में किराए पर दिया जाता। उसे लगा कि एजेंट ने इसे किराए पर चढ़ाने से पहले बस थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करवा दी होगी। हर 5 साल में इस पर पेंट की एक परत चढ़ा दी जाती होगी ताकि ये कुछ हफ्तों के लिए दुनिया को चमकता हुआ दिखे। पर जैसे ही सर्दी और बारिश आती उसकी हालत फिर से जर्जर हो जाती और मक्खियाँ और वीरानी यहाँ दोबारा कब्जा कर लेती। बॉन्ड ने सोचा कि ले शेफरे ने इस जगह को बहुत सोच समझ कर चुना है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से उसने रास्ते में कोई दूसरा घर नहीं देखा था। उसे अपनी पुरानी जानकारी से पता था कि यहाँ से कई मील दूर तक बस इक्का दुक्का खेती है। तभी उस दुबले पतले गुंडे ने बॉन्ड की पसलियों में जोर से कोहनी मारी और उसे कार से बाहर निकलने का इशारा किया। बॉन्ड को एहसास हुआ कि ले शिफ्रे अब कई घंटों तक उन दोनों के साथ यहाँ अकेला रह सकता है और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये सोचकर एक बार फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ले शिफ्रे ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वेस्पर, जो सुबह की धुंधली रोशनी में बहुत बेहाल दिख रही थी, उसे उस कॉर्सिकन गुंडे ने गंदी गालियाँ देते हुए अंदर ढकेल दिया। बॉन्ड भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे मुख्य दरवाज़ा बंद हुआ और चाबी घूमने की आवाज़ आई। ले शिफ्रे दाहिनी ओर के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी उंगली से मकड़ी की तरह इशारा करते हुए बॉन्ड को अंदर आने को कहा। दूसरी तरफ वेस्पर को गलियारे से घर के पिछले हिस्से की ओर ले जाया जा रहा था। बॉन्ड ने उसी पल एक बड़ा फैसला किया। बॉन्ड ने अचानक अपनी पूरी ताकत बटोरी और पीछे खड़े उस दुबले पतले गुंडे की पिंडलियों पर एक जोरदार लात मारी। वो आदमी दर्द से चीख उठा। बॉन्ड के हाथ बंधे थे इसलिए उसके पास पैर ही एकमात्र हथियार थे। उसका इरादा बस इतना था कि वो उन दोनों गुंडों को जितना हो सके चोट पहुंचाए और वेस्पर तक पहुंचकर उसे हिम्मत न हारने के लिए कहे। जब गलियारे में शोर हुआ तो आगे चल रहा कोर्सिकन गुंडा पीछे मुड़ा। बॉन्ड उसकी ओर लपका और हवा में उछलकर उसके गुप्तांग पर निशाना साधते हुए लात चलाई। लेकिन वो गुंडा बिजली की तरह तेज था। उसने खुद को दीवार से सटा लिया और बॉन्ड का वार खारिज चला गया। जैसे ही बॉन्ड का पैर उसके पास से गुजरा उस गुंडे ने बड़ी सफाई से बॉन्ड का जूता पकड़ा और उसे हवा में ही जोर से घुमा दिया। बॉन्ड का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और उसका दूसरा पैर भी ज़मीन से उखड़ गया। वो हवा में गोल घूमे और अपनी ही रफ्तार के कारण झटके से एक तरफ दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बॉन्ड ज़मीन पर बेदम पड़ा था। तभी वो दुबला पतला गुंडा आया और उसने बॉन्ड का कॉलर पकड़कर उसे ज़मीन दीवार से सटा दिया। उसने अपनी बंदूक की नली से बॉन्ड की आंखों में झांका, फिर नीचे झुककर बंदूक के बट से बॉन्ड की पिंडलियों पर इतनी ज़ोर से वार किया कि बॉन्ड दर्द से बिलबिला उठा और उसके घुटने टिक गए। अगली बार ऐसा किया तो दांत तोड़ दूंगा, उस गुंडे ने टूटी फूटी फ्रेंच में धमकी दी। तभी एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। वेस्पर और वह दूसरा गुंडा अब गायब हो चुके थे। ले शिफ्रे गलियारे में थोड़ा आगे खड़ा था। उसने एक बार फिर उंगली से बॉन्ड को अंदर आने का इशारा किया और पहली बार अपनी ज़ुबान खोली। आओ मेरे प्यारे दोस्त, हम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं, ले शिफ्रे ने धीमी और शांत आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो इतना शांत था मानो कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पर किसी मरीज़ को बुला रहा हो। बॉन्ड को अपनी हार का एहसास हो रहा था। उन गुंडों ने उसे जिस सफाई और तकनीक से हराया था वैसा कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ही कर सकता था। उनकी फुर्ती और बेरहमी ने बॉन्ड का आत्मविश्वास तोड़ दिया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप हार मानकर कमरे की ओर चल दिया। उन लोगों से मुकाबला करने की उसकी बचकानी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि उसे कुछ और चोटें लग गई और कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही उसने उस दुबले पतले गुंडे के आगे चलते हुए कमरे की दहलीज पार की, उसे समझ आ गया कि अब वो पूरी तरह और निश्चित रूप से उनके चंगुल में फंस चुका है। अध्याय 17। ये एक बड़ा और खाली कमरा था जिसे साधारण फ्रांसीसी फर्नीचर से सजाया गया था। यह समझ पाना मुश्किल था कि यह बैठने का कमरा है या खाने का, क्योंकि यहाँ का सामान एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। दीवार के पास एक चमकता हुआ साइन बोर्ड रखा था जिस पर नारंगी रंग की प्लेटें और मोमबत्ती स्टैंड थे, जो कमरे के दूसरी तरफ रखे फीके गुलाबी सोफे के साथ बहुत अजीब लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच कोई मेज़ नहीं थी, बस फर्श पर एक छोटा सा वर्गाकार कालीन बिछा था जिस पर अजीब से डिज़ाइन बने थे। खिड़की के पास ओक की लकड़ी की बनी एक भारी भरकम कुर्सी थी जो किसी राजा के सिंहासन जैसी दिखती थी और उसकी सीट लाल मखमली थी। उसके पास एक छोटी मेज़ पर पानी का खाली जग और 2 गिलास रखे थे। वहीं बगल में बेंत की बनी एक हल्की सी कुर्सी रखी थी जिस पर ना तो कोई गद्दी थी और ना ही कुशन। खिड़की के पर्दों से छनकर सुबह की धूप की किरणें फर्श और दीवारों पर लगे चमकीले वॉलपेपर पर पड़ रही थीं। ले शिफ्रे ने उसी बिना गद्दी वाली बेत की कुर्सी की ओर इशारा किया और बॉन्ड को बैठने को कहा। ले शिफ्रे ने उस दुबले पतले आदमी से कहा, यह कुर्सी काम
चल जाएगी, इसे जल्दी तैयार करो। अगर ये नखरे करे तो इसे थोड़ा घायल कर देना। फिर वो बॉन्ड की तरफ मुड़ा। उसके बड़े से चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और उसकी आंखें एकदम पथरीली थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अपने कपड़े उतारो। अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो बेसिल तुम्हारी एक उंगली तोड़ देगा। हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। हमें तुम्हारी सेहत की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारा जिंदा रहना या मरना इस बात पर तय तय होगा कि तुम हमारी बातों का क्या जवाब देते हो। इतना कहकर उसने बेसिल यानी दुबले पतले आदमी को इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। बेसिल ने सबसे पहले एक अजीब हरकत की। उसने वही चाकू निकाला जिससे बॉन्ड की कार की छत काटी थी। वह उस छोटी सी कुर्सी के पास गया और एक झटके में उसकी बेत वाली सीट काट कर हटा दी। अब कुर्सी के बीच में एक बड़ा छेद हो गया था। इसके बाद वह बॉन्ड के पास आया। उसने चाकू को बड़ी फुर्ती से किसी पेन की तरह अपनी जेब में रखा और बॉन्ड की कलाइयों से रस्सी खोल दी। फिर वो तुरंत पीछे हट गया और दोबारा चाकू हाथ में ले लिया। उसने आदेश दिया, वेते, यानी जल्दी करो। बॉन्ड अपनी सूजी हुई कलाइयों को सहलाते हुए खड़ा था और सोच रहा था कि क्या विरोध करने का कोई फ़ायदा होगा। उसने बस एक पल की देरी की और तभी उस दुबले पतले आदमी यानी बेसिल ने फुर्ती से बॉन्ड के कोट का कॉलर पकड़ा और उसकी बाहों को पीछे की ओर मरोड़ दिया। बॉन्ड ने पुलिस वालों के चंगुल से छूटने का पुराना तरीका अपनाया और अचानक अपने घुटने टेक दिए ताकि वो नीचे गिरकर खुद को छुड़ा सके। लेकिन वो गुंडा भी उस्ताद था। वो भी बॉन्ड के साथ नीचे झुका और बिजली की रफ्तार से अपनी चाकू बॉन्ड की पीठ पर चलाई। बॉन्ड को महसूस हुआ कि चाकू की ठंडी पीठ उसकी रीढ़ की हड्डी को छूकर निकली है। एक झटके में उसके कोट के पीछे का कपड़ा कट गया और उसकी बाहें आज़ाद हो गईं। गुस्से में एक गाली देते हुए बॉन्ड खड़ा हो गया। वो दुबला पतला गुंडा फिर से अपनी पुरानी जगह पर खड़ा था और चाकू उसके हाथ में हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। बॉन्ड ने अपनी कटी हुई जैकेट के टुकड़ों को बाहों से झटक कर फर्श पर गिरा दिया। जल्दी करो, उस दुबले पतले आदमी ने चिढ़ते हुए कहा। बॉन्ड ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे अपनी कमीज उतारने लगा। तभी ले शिफ्रे चुपचाप कमरे में वापस आया। उसके हाथ में एक बर्तन था जिससे ताज़ा कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। उसने उसे खिड़की के पास वाली मेज़ पर रख दिया। कॉफ़ी के साथ ही उसने मेज़ पर दो और साधारण सी चीज दिखने वाली चीज़ें रखी। एक 3 फुट लंबा बेत का डंडा जिसे कालीन झाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक तेज़ धार वाला चाकू। वह उस बड़ी वाली आलीशान कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपने लिए एक गिलास में कॉफ़ी डाली। फिर उसने अपने पैर से उस छेद वाली छोटी कुर्सी को खिसकाया और उसे ठीक अपने सामने ले आया। बॉन्ड कमरे के बीच में बिल्कुल नग्न खड़ा था। उसके शरीर पर एक्सीडेंट और लड़ाई के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा बुरी तरह थक चुका था और वह जानता था कि अब उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ बैठो। ले शेफरे ने अपने ठीक सामने वाली उस कुर्सी की ओर सिर हिलाकर इशारा किया जिसकी सीट कटी हुई थी। बॉन्ड चुपचाप चलकर आया, उस कुर्सी पर बैठ गया। दुबले पतले आदमी ने फुर्ती दिखाई। उसने बॉन्ड की कलाइयों को कुर्सी के हत्थों से और उसके टखनों को कुर्सी के पैरों से मजबूती से बांध दिया। उसने एक मोटी रस्सी बॉन्ड के सीने और बगलों के बीच से घुमाकर कुर्सी के पीठ से जकड़ दी। उसने गांठें इतनी कसकर बांधी थी कि रस्सी बॉन्ड के शरीर में धंस रही थी। कुर्सी के पैर काफ़ी भारी थे इसलिए बॉन्ड चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वह अब पूरी तरह लाचार, नग्न और कैदी था। कुर्सी की सीट बीच से कटी होने के कारण बॉन्ड के शरीर का निचला हिस्सा नीचे की ओर हवा में लटका हुआ था। ले शिफरे ने सिर हिलाकर इशारा किया और वह दुबला पतला आदमी चुपचाप बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ बॉन्ड और ले शिफरे थे। ले शिफरे ने एक सिगरेट जलाई और कॉफ़ी का घूंट लिया। फिर उसने वो बेत का डंडा उठाया। उसने डंडे का हैंडल अपने घुटने पर टिकाया और उसका चपटा हिस्सा ठीक बॉन्ड की कुर्सी के नीचे ज़मीन पर रख दिया। ले शिफरे ने बॉन्ड की आंखों में बड़े ध्यान से देखा, जैसे वो उस पर दया कर रहा हो। फिर अचानक उसने अपने घुटने को झटका दिया जिससे डंडे का सिरा ऊपर की ओर उछला। उसका नतीजा इतना भयानक था कि बॉन्ड की रूह कांप गई। दर्द के उस जोरदार झटके से बॉन्ड का पूरा शरीर पूरी तरह ऐंठ गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी चीख उभर आई जो गले में ही दब कर रह गई। उसका सर पीछे की ओर लड़क गया और उसकी गर्दन की नसें फूलकर बाहर आ गईं। एक पल के लिए उसके शरीर की हर मांसपेशी पत्थर जैसी सख्त हो गई और उसकी उंगलियां इतनी ज़ोर से खिंच गईं कि वे सफ़ेद पड़ गईं। फिर उसका शर... फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ा और वह पसीने से नहा गया। उसके मुंह से दर्द भरी एक गहरी आह निकली। लेशेफ्रे ने शांति से इंतज़ार किया कि बॉन्ड अपनी आंखें खोले। देखो मेरे प्यारे बच्चे, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ किया, क्या अब तुम्हें अपनी हालत समझ में आ रही है? बॉन्ड की ठुड्डी से पसीने की एक बूंद टपकी और उसकी छाती पर जा गिरी। वो बोलने की हालत में भी नहीं था। अब चलो सीधे काम की बात करते हैं। लेशेफ्रे ने खुशी खुशी सिगरेट का कश लेते हुए कहा, देखते हैं कि हम तुम्हें इस मुसीबत से कितनी जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। इतना कहकर उसने उस बेत के डंडे को फर्श पर पटक कर बॉन्ड को चेतावनी दी कि अगली मार और भी भयानक होगी। मेरे प्यारे बेटे, ले शिफ्रे ने किसी पिता की तरह प्यार जताते हुए कहा, बचपन का खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम गलती से बड़ों के खेल में अगर जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि ये तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक साबित हो रहा है। तुम बड़ों के सामने टिकने के काबिल नहीं हो।
लंदन में बैठे तुम्हारे अफसरों ने तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत बड़ी मूर्खता की है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। उसने आगे कहा। अब हमें ये मजाक बंद करना होगा। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम इस छोटे से टॉर्चर वाले खेल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ ज़रूर देना चाहोगे। अचानक उसके बोलने का अंदाज बदल गया। प्यार भरी बातें खत्म हो गई और उसने बेजहरीली नज़रों से बॉन्ड की ओर देखते हुए सीधे पूछा, पैसा कहाँ है? बॉन्ड की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो बिना कुछ बोले बस खाली नज़रों से ले शिफ्रे को घूरता रहा। तभी ले शिफ्रे ने एक बार फिर अपनी कलाई को झटका दिया और बॉन्ड का डंडे का वार ऊपर की ओर लगा। बॉन्ड का पूरा शरीर एक बार फिर दर्द से बुरी तरह ऐंठ गया। ले शिफ्रे तब तक शांत खड़ा रहा जब तक बॉन्ड के तड़पते दिल की धड़कन थोड़ी धीमी नहीं हो गई और उसकी आंखें फिर से बेजान होकर नहीं खुल गईं। शायद मुझे तुम्हें स्थिति समझानी चाहिए, ले शिफ्रे ने ठंडे दिमाग से कहा। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते मैं तुम्हारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों पर वार करता रहूँगा। मेरे दिल में कोई दया नहीं है और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जहाँ आखिर में विलेन हार जाता है और हीरो को मेडल और लड़की मिल जाती है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसने आगे धमकी दी, अगर तुम अड़े रहे तो मैं तुम्हें पागल कर देने वाली हद तक तड़पाऊँगा। फिर उस लड़की को यहाँ लाया जाएगा और तुम्हारे सामने उसके साथ भी यही सब किया जाएगा। अगर फिर भी तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। इसके बाद मैं आराम से विदेश चला जाऊँगा, जहाँ मेरा आलीशान घर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। तो देखो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर तुम पैसे दे दो तो मेरे लिए अच्छा है, वरना मैं तुम्हें यहीं सड़ने के लिए छोड़ दूँगा। ले शिफ्रे चुप हुआ और उसने अपने हाथ को थोड़ा झटका दिया। जैसे ही उस बेत के डंडे ने बॉन्ड के शरीर को छुआ, बॉन्ड का पूरा बदन डर और दर्द के मारे कांप उठा। मेरे प्रिय दोस्त, तुम्हारे पास बस एक ही उम्मीद बची है कि मैं तुम्हें और दर्द ना दूँ और तुम्हारी जान बख्श दूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है, ले शिफ्रे ने कहा। तो क्या इरादा है? बॉन्ड ने अपनी आंखें मूंद ली और आने वाले भयानक दर्द के लिए खुद को तैयार करने लगा। वो जानता था कि टॉर्चर की शुरुआत सबसे डरावनी होती है। शरीर में दर्द की एक लहर उठती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इसके बाद नसें सुन्न पड़ने लगती हैं। शरीर जवाब देना बंद कर देता है और अंत में इंसान बेहोश हो जाता है या मर जाता है। वो बस यही दुआ कर रहा था कि वो उस आखिरी हद तक पहुंच जाए जहां दर्द महसूस होना बंद हो जाए। वो चाहता था कि उसका मन तब तक हार ना माने जब तक कि मौत का अंधेरा उसे अपनी गोद में ना ले ले। उसने अपने उन साथियों से सुना था जो दूसरे विश्व युद्ध में पकड़े गए थे कि बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब शरीर को अजीब सी शांति और गर्माहट महसूस होने लगती है। उस हालत में दर्द भी मज़ा देने लगता है और दुश्मन के लिए नफरत खत्म हो जाती है। लेकिन उसने ये भी सीखा था कि सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि दुश्मन को ये पता ना चलने दिया जाए कि अब आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ले शिफ्रे को इसका पता चल जाता तो या तो वो बॉन्ड को तुरंत मार देता या फिर उसे ठीक होने का समय देता ताकि वो उसे दोबारा तड़पा सके। बॉन्ड ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। ले शिफ्रे इसी मौके के इंतजार में था। किसी जहरीले सांप की तरह वह बेत का डंडा फर्श से उछला और बॉन्ड पर बरस पड़ा। ले शिफ्रे ने एक के बाद एक कई बार किए। बॉन्ड दर्द के मारे चीख उठा और उसका शरीर कुर्सी पर किसी कठपुतली की तरह झटके खाने लगा। जब बॉन्ड का शरीर दर्द से अकड़ कर थोड़ा ढीला पड़ा तब कहीं जाकर ले शिफ्रे रुका। वो आराम से अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेने लगा। वो बॉन्ड को इतनी बारीकी से देख रहा था जैसे कोई डॉक्टर किसी बड़े ऑपरेशन के दौरान मरीज की धड़कनें चेक कर रहा हो। जैसे ही बॉन्ड ने अपनी पलकें झपकाईं और आंखें खोली, ले शिफ्रे फिर से बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। उसने कहा, हमें पता है कि पैसा तुम्हारे कमरे में ही कहीं छिपा है। तुमने 4 करोड़ फ्रैंक का चेक भुनाने के लिए निकाला था और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसे छिपाने के लिए होटल वापस गए थे। एक पल के लिए बॉन्ड हैरान रह गया कि ले शिफ्रे को इतना यकीन कैसे है। ले शिफ्रे ने बात साफ करते हुए कहा, जैसे ही तुम नाइट क्लब के लिए निकले मेरे 4 आदमियों ने तुम्हारे कमरे का कोना कोना छान मारा था। बॉन्ड ने मन ही मन सोचा कि होटल के कर्मचारी यानी मुर्स परिवार ने ज़रूर तलाशी में उनकी मदद की होगी। ले शिफ्रे ने कहना जारी रखा, तुम्हारे कमरे में हमें बच्चों जैसी छिपने की कई जगह मिली। बाथरूम की टंकी यानी फ्लश से तुम्हारी कोड बुक मिली और दराज के पीछे चिपके हुए तुम्हारे कुछ दस्तावेज भी मिले। मेरे आदमियों ने कमरे का सारा फर्नीचर तहस नहस कर दिया है। तुम्हारे कपड़े, पर्दे और बिस्तरे की चादरें तो फाड़ दी गई हैं। हमने हर कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती देखो कि हमें वो चेक नहीं मिला। अगर मिल जाता तो तुम इस वक्त यहाँ तड़पने के बजाय अपने बिस्तर पर खूबसूरत मिस लिंड यानी वेस्पर के साथ आराम कर रहे होते। इतना कहते ही वो गुस्से में चिल्लाया। दर्द से बेहाल बॉन्ड के दिमाग में वेस्पर का ख्याल आया। वह सोचकर ही काँप उठा कि वे दोनों गुंडे उसके साथ क्या कर रहे होंगे। ले शिफ्रे के बुलाने से पहले वे उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। उसे उस मोटे कॉर्सिकन के घिनौने होंठ और उस दुबले गुंडे की क्रूरता याद आने लगी। उसे वेस्पर पर बहुत तरस आ रहा था।
जो इस सब में बेमतलब फंस गई थी। ले शिफ्रे फिर से बोलने लगा, यातना देना एक भयानक कला है। ले शिफ्रे ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, लेकिन यातना देने वाले के लिए यह बहुत आसान हो जाता है कि खासकर जब उसका शिकार कोई मर्द हो। देखो मेरे प्यारे बॉन्ड, एक मर्द के साथ किसी तरह की शराफत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस साधारण से डंडे से मैं तुम्हें उतना दर्द दे सकता हूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उसने आगे कहा, युद्ध की कहानी और उपन्यासों में जो तुम पढ़ते हो उस पर यकीन मत करो। असलियत उससे कहीं ज़्यादा बुरी है। यह सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, बल्कि ये डर है कि तुम्हारा पुरुषत्व धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो अंत में तुम एक मर्द कहलाने लायक भी नहीं बचोगे। मेरे प्रिय बॉन्ड, ये बहुत ही दुखद विचार है। शरीर और मन दोनों के लिए अंतहीन पीड़ा, और फिर वो आखिरी पल जब तुम दर्द से पागल होकर मुझसे गिड़गिड़ाओगे कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ये सब होना तय है, जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुमने पैसा कहाँ छिपाया है। इतना कहकर उसने गिलास में थोड़ी और कॉफ़ी डाली और उसे पी गया। कॉफ़ी की बूंदों से उसके होठों के किनारे गंदे और भूरे हो गए थे। बॉन्ड के होंठ काँप रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने फटी हुई आवाज़ में कहा, पानी, और अपनी सूखी जीभ बाहर निकालकर अपने होठों को गीला करने की कोशिश की। बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, ले शिफ्रे ने कहा और दूसरे गिलास में थोड़ी कॉफ़ी डाली। बॉन्ड की कुर्सी के चारों तरफ फर्श पर पसीने की बूंदें बिखरी हुई थीं। तुम्हारी ज़ुबान को तर रखना तो बहुत ज़रूरी है। उसने उस बेंत के डंडे को अपने पैरों के बीच टिकाया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो बॉन्ड के पीछे गया और उसने पसीने से भीगे बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसके सिर को पीछे की ओर जोर से झटका दिया। उसने धीरे धीरे बॉन्ड के गले में कॉफ़ी डाली ताकि उसे धक्का न लगे। फिर उसने बॉन्ड का सिर छोड़ दिया, जो झटके से वापस आकर उसके सीने पर जा गिरा। वो वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, फिर से डंडा उठा लिया। बॉन्ड ने धीरे से अपना सिर उठाया और भारी आवाज़ में बोला। बॉन्ड ने अपनी भारी और फटी हुई आवाज़ में कहा, पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। पुलिस इसका सुराग ढूंढकर तुम तो पहुंच ही जाएगी। इतना कहते ही वो फिर से ठक्कर निढाल हो गया और उसका सिर आगे झुक गया। दरअसल बॉन्ड अपनी कमज़ोरी का थोड़ा नाटक भी कर रहा था ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके और वह अगले जानलेवा दर्द को कुछ देर के लिए टाल सके। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, ले शिफ्रे ने भेड़िए जैसी चालाक मुस्कान के साथ कहा। कसीनो के खेल के बाद जब हम मिले तो तुम इतने नेक इंसान निकले कि तुमने मेरे साथ एक और बाजी खेलने की बात मान ली। तुम अंग्रेज़ वाकई बहुत जेंटलमैन होते हो, उसने आगे हंसते हुए कहा। बदकिस्मती से तुम वो बाजी हार गए। तुम इतने दुखी हुए कि तुमने तुरंत यह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते जाते तुमने शराफत दिखाते हुए मेरे नाम एक चिट्ठी भी लिख दी ताकि मुझे तुम्हारा चेक कैश कराने में कोई दिक्कत ना हो। देखो मेरे प्यारे बेटे, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो अब शुरू करें, ले सेफ्रे ने उस सख्त डंडे को ज़मीन पर पटकते हुए कहा। मेरे पास बहुत वक्त है और सच कहूँ तो मुझे ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि तुम इस दर्द को कब तक बर्दाश्त कर पाते हो। बॉन्ड ने मन ही मन सोचा, तो अंत में यही होना लिखा था। उसका दिल बैठने लगा। उसे समझ आ गया कि ले शेफरे ने जिस अनजान जगह की बात की है वो या तो ज़मीन के नीचे उसकी कब्र होगी या फिर समुद्र की गहराई। शायद वे उसे उसकी एक्सीडेंट हुई कार के नीचे दबाकर इसे एक हादसा दिखा दें। उसने खुद से कहा कि अगर मरना ही है तो फिर इस दर्द से क्या डरना। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथी यानी मैथिस या लीटर उसे बचाने वक्त पर पहुंच पाएंगे, पर उसे लगा कि शायद वे ले शिफ्रे को भागने से पहले पकड़ लेंगे। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और अब तक उसकी कार मिल जानी चाहिए थी। बॉन्ड के पास अब दो ही रास्ते थे और उसने सोचा कि ले शिफ्रे उसे जितनी ज़्यादा तकलीफ देगा, पकड़े जाने पर उसका बदला उतना ही भयानक होगा। बॉन्ड ने अपना सिर उठाया और सीधे ले शिफ्रे की आंखों में देखा। ले शिफ्रे के चेहरे का रंग अब बदल चुका था। गुस्से की वजह से उसकी आंखों के सफ़ेद हिस्से पर लाल धारियाँ उभर आई थीं, जो खून जैसी लग रही थीं। काली दाढ़ी वाले हिस्से को छोड़कर उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होंठों के कोनों पर जमी सूखी कॉफ़ी की धारियों की वजह से ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान हो। खिड़की के पर्दों से छनकर आती धूप की वजह से उसका चेहरा धारियों से भरा और डरावना दिख रहा था। जब बॉन्ड ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ नहीं कहा तो ले शिफ्रे गुस्से से पागल हो गया। वो किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए फिर से बॉन्ड को बेरहमी से पीटने लगा। 10 मिनट बाद बॉन्ड खुशकिस्मती से बेहोश हो गया और उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया। बॉन्ड के बेहोश होते ही ले शिफ्रे रुक गया। उसने अपने हाथ से चेहरे का पसीना पोंछा और अपनी घड़ी देखी, जैसे उसने कोई आखिरी फैसला कर लिया। वो अपनी जगह से उठा और बॉन्ड के बेजान शरीर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बॉन्ड का शरीर पूरी तरह पीला पड़ चुका था और पसीने से लथपथ था। बस उसके दिल के पास की खाल थोड़ी सी फड़क रही थी, वरना ये वरना वो देखने में बिल्कुल किसी लाश जैसा लग रहा था। ले शेफरे ने बॉन्ड के कान पकड़े और उन्हें बेरहमी से मरोड़ दिया। फिर वो आगे झुका और बॉन्ड के गालों पर कई ज़ोरदार थप्पड़ जड़े।
हर थप्पड़ के साथ बॉन्ड का सिर इधर उधर झटके खा रहा था। धीरे धीरे बॉन्ड की सांसें तेज होने लगीं और उसके मुंह से दर्द भरी एक कराह निकली। ले शेफरे ने कॉफ़ी का गिलास उठाया, थोड़ी सी कॉफ़ी बॉन्ड के मुंह में डाली और बाकी उसके चेहरे पर फेंक दी। इस झटके से बॉन्ड की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ले शेफरे वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। उसने एक सिगरेट जलाई और फर्श पर बॉन्ड के शरीर से टपकते हुए खून के धब्बों को बड़े गौर से देखने लगा। बॉन्ड के गले से एक बार फिर बहुत ही दर्दनाक आवाज़ निकली जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और बिना किसी भाव के अपने दुश्मन की तरफ देखा। ले शेफरे ने कहा, बस बहुत हुआ बॉन्ड, अब हम तुम्हारा खेल ख़त्म कर देंगे, समझ रहे हो? तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम फिर कभी मर्द कहला सको। इसके बाद हम उस लड़की को यहाँ लाएंगे और देखेंगे कि तुम दोनों की इस हालत को देखकर कुछ पता चलता है या नहीं। वो मेज़ की तरफ बढ़ा और बोला, इसे आखिरी बार देख लो और विदा कह दो बॉन्ड। अध्याय 18। 1 घंटे से चल रहे उस दर्दनाक खेल के बीच अचानक किसी तीसरे इंसान की आवाज़ सुनना बहुत अजीब था। बॉन्ड का शरीर और दिमाग सुन पड़ चुका था, इसलिए उसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन फिर अचानक वो होश में आने लगा। उसने देखा कि कमरे में गहरी खामोशी छा गई है। ले शेफरे का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी दिखी और फिर धीरे धीरे वो खौफ में बदल गई। दरवाजे की तरफ से एक शांत आवाज़ आई, रुक जाओ। बॉन्ड को अपनी कुर्सी के पीछे किसी के चलने की दबी हुई आहट सुनाई दी। उस आवाज़ ने फिर से आदेश दिया, इसे नीचे गिरा दो। बॉन्ड ने अपनी आंखों से देखा कि ले शिफरे का हाथ किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह खुल गया और वह चाकू खनखनाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। बॉन्ड ये जानने के लिए छटपटा रहा था कि उसके पीछे आखिर कौन खड़ा, लेकिन सामने बैठे ले शिफरे के चेहरे पर छाई दहशत देखकर ही सब समझ आ रहा था। ले शिफरे ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन डर के मारे उसके गले से बस एक अजीब सी आवाज़ निकली। उसके भारी गाल कांप रहे थे। उसने अपना एक हाथ जेब की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे तुरंत पीछे खींच लिया। उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थीं और बॉन्ड समझ गया कि उस पर बंदूक तनी हुई है। कुछ पलों के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर एक शब्द सुनाई दिया, स्मर्श। वो शब्द किसी ठंडी आह की तरह निकला, जैसे इसके बाद अब कुछ और कहने की ज़रूरत ही न बची हो। यह अपने आप में एक आखिरी फैसला था। नहीं, ले शिफरे ने हकलाते हुए कहा, नहीं मैं। उसकी आवाज़ गायब हो गई। शायद वो सफाई देना चाहता था या माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसने सामने वाले के चेहरे पर जो मौत देखी उसे देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसकी कोई भी कोशिश उसे नहीं बचा पाएगी। तुम्हारे दोनों आदमी मारे जा चुके हैं। तुम एक मूर्ख, चोर और गद्दार हो। मुझे सोवियत संघ ने तुम्हें ख़त्म करने के लिए भेजा है। तुम किस्मत वाले हो कि मेरे पास तुम्हें सिर्फ गोली मारने का ही समय है। अगर मुमकिन होता तो मुझे हुक्म था कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं। तुमने जो रायता फैलाया उसे समेटना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो भारी आवाज़ रुक गई। कमरे में अब सिर्फ ले शिफरे के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर पक्षी चहचहाने लगे तो सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। सूरज की रोशनी तेज़ हुई, जिससे ले शिफरे के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। क्या तुम अपना गुनाह मानते हो? उस आवाज़ ने पूछा। बॉन्ड होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए सिर हिलाना चाहा, पर उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। दिमाग का कोई भी संदेश उसके अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो बस सामने बैठे उस पीले पड़ चुके डरावने चेहरे और उसकी फटी हुई आंखों को ही देख पा रहा था। ले शिफरे के खुले हुए मुंह से लार की एक पतली धार निकलकर उसकी ठुड्डी से नीचे लटक रही थी। वो मौत के डर से जम चुका था। हाँ, ले शिफरे के मुंह से बस इतना ही निकला। तभी एक बहुत ही धीमी आवाज़ हुई, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब से हवा का बुलबुला निकला हो। इसके अलावा कोई शोर नहीं हुआ, और देखते ही देखते ले शिफरे के माथे के ठीक बीचों बीच एक तीसरी आंख उगाई। ये उसकी बाकी दो आंखों की कतार में ही थी, जहाँ नाक माथे से मिलती है। ये एक छोटी काली और बिना पलकों वाली आँख थी, जो असल में गोली का निशान था। एक पल के लिए उसकी तीनों आंखें कमरे को घूरती रहीं, और फिर अचानक उसका चेहरा नीचे की ओर ढह गया। उसकी असली आंखें कांपती हुई छत की ओर मुड़ गईं। ले शिफरे का भारी शरीर कुर्सी के एक तरफ ऐसे लुढ़क गया जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। उसकी एड़ियाँ फर्श पर एक बार टकराईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। ऊंची पीठ वाली वह कुर्सी अब अपने हत्थों में फंसी एक लाश को बेजान नज़रों से देख रही थी। तभी बॉन्ड को अपने पीछे हलचल महसूस हुई। एक हाथ पीछे से आया और उसने बॉन्ड की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर खींच लिया। एक पल के लिए बॉन्ड ने ऊपर देखा तो उसे एक काले नकाब के पीछे दो चमकती आंखें नजर आईं। टोपी और रेनकोट के बीच एक पत्थर जैसा सख्त चेहरा दिखा। बॉन्ड इससे ज़्यादा कुछ देख पाता उससे पहले ही उसका सिर फिर से नीचे की ओर लुढ़क गया। उस भारी आवाज़ ने कहा, तुम किस्मत वाले हो। मुझे तुम्हें मारने का हुक्म नहीं मिला है। एक ही दिन में तुम्हारी जान 2 बार बच गई, लेकिन अपने
दफ्तर यानी संगठन को बता देना कि स्मर्श कभी कभी ही दया दिखाता है। पहली बार तुम किस्मत से बचे और इस बार मेरी गलती से, क्योंकि कायदे से मुझे उन सभी विदेशी जासूसों को ख़त्म कर देना चाहिए था जो इस गद्दार यानी ले शिफ्रे के आसपास मक्खियों की तरह मंडरा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें अपनी पहचान की एक निशानी दे जा रहा हूँ। तुम जुआरी हो, ताश खेलते हो। मुमकिन है कि किसी दिन तुम्हारा सामना हमारे किसी आदमी से हो। तब ये अच्छा होगा कि लोग तुम्हें एक जासूस के रूप में पहचान सकें। बॉन्ड के दाहिने कंधे के पीछे कदमों की आहट हुई। तभी चाकू खुलने की आवाज़ आई। भूरे रंग के कोट की आस्तीन से एक चौड़ा और बालों वाला हाथ बाहर निकला। उस हाथ में फाउंटेन पेन जैसी दिखने वाली एक पतली और नुकीली चीज़ थी। वो हाथ एक पल के लिए बॉन्ड के दाहिने हाथ के ऊपर रुका जो कुर्सी से कसकर बंधा हुआ था। उस नुकीली चीज़ की नोक ने बॉन्ड की गाल पर 3 तेज़ लकीरें खींची और फिर चौथी लकीर उंगलियों के जोड़ के पास बनाई। बॉन्ड के हाथ पर खून से उल्टे एम जैसा निशान बनाया गया और उससे खून रिसकर ज़मीन पर टपकने लगा। पिछले कुछ घंटों में मिले भयानक दर्द के मुकाबले यह दर्द तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बॉन्ड इतना टूट चुका था कि वह दोबारा बेहोश हो गया। कमरे में उस आदमी के कदमों की आहट हुई और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। वो जा चुका था। अब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। बंद खिड़की के बाहर से गर्मियों के खुशनुमा दिन की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। दीवार पर गुलाबी रोशनी के 2 छोटे धब्बे चमक रहे थे। ये सूरज की उन किरणों की चमक थी जो फर्श पर पड़े खून के 2 अलग अलग धब्बों से टकराकर दीवार पर पड़ रही थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दीवार पर बने हुए गुलाबी धब्बे धीरे धीरे फैलने लगे और देखते ही देखते वे और बड़े होते गए। अध्याय 19। जब आपको सपने में यह एहसास होने लगे कि आप सपना देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नींद अब टूटने वाली है। अगले 2 दिनों तक जेम्स बॉन्ड की हालत कुछ ऐसी ही रही। वो पूरी तरह होश में नहीं आया और लगातार डरावने और दर्दनाक सपने देखते रहा। उसे धुंधला सा एहसास था कि वह बिस्तर पर लेटा और हिल डुल नहीं सकता। अपने सपनों के बीच उसे लगा कि उसके आसपास कुछ लोग हैं, लेकिन उसने आंखें खोलने या इस दुनिया में वापस आने की कोई कोशिश नहीं की। उसे उस अंधेरे में ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तीसरे दिन की सुबह एक बहुत ही डरावने सपने ने उसे झकझोर कर जगा दिया। वो कांप रहा था और पसीने से तरबतर था। उसे अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सपने के असर में उसे लगा कि कोई दुश्मन है, इसलिए उसने उस हाथ पर जोर से हमला करना चाहा, लेकिन उसके हाथ हिल नहीं पा रहे थे। वो बिस्तर के किनारों से बंधे हुए थे। उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था और एक बड़े सफ़ेद तंबू या ताबूत जैसी चीज़ ने उसके सीने से लेकर पैरों तक का ढक रखा था, जिससे वह सामने का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो गुस्से में गालियां देने लगा, लेकिन इस कोशिश में उसकी बची कुची ताकत भी जवाब दे गई। उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई और बेबसी की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक महिला की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंचने लगी। वह आवाज़ बहुत ही मीठी थी। बॉन्ड को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कोई उसे सांत्वना दे रहा है और वह आवाज़ किसी दोस्त की है, दुश्मन की नहीं। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो मान चुका था कि वो अब भी कैद में है और उसे फिर से टॉर्चर किया जाएगा। उसने महसूस किया कि कोई लेवेंडर की खुशबू वाले ठंडे कपड़े से उसका चेहरा पहुंच रहा है। इसके बाद वो फिर से गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसका सारा डर गायब हो चुका था। अब उसे शरीर में गर्माहट और हल्कापन महसूस हो रहा था। कमरे में सूरज की सुनहरी किरणें खिली थी और खिड़की से बाहर बगीचे और समुद्र की लहरों की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, पास ही बैठी एक नर्स उठकर उसके सामने आ गई। वो बहुत सुंदर थी और उसने मुस्कुराते हुए बॉन्ड की नब्ज़ जांची। उसने कहा, चलो, शुक्र है कि तुम जाग गए। वैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के मुंह से इतनी गंदी गालियाँ नहीं सुनी जितनी तुमने नींद में दी। ये सुनकर बॉन्ड के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं कहाँ हूँ? बॉन्ड ने पूछा। उसे खुद हैरानी हुई कि उसकी आवाज़ कितनी साफ और मजबूत सुनाई दे रही थी। आप रॉयल के एक नर्सिंग होम में, नर्स ने जवाब दिया। मुझे और मेरे एक साथी को इंग्लैंड से आपकी देखभाल के लिए भेजा गया। मेरा नाम नर्स गिब्सन है। अब आप बस चुपचाप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जब से आप यहाँ आए तब से होश में नहीं थे, इसलिए हम सब काफ़ी डरे हुए थे। बॉन्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली और यह महसूस करने की कोशिश की कि उसके शरीर की हालत कैसी है। सबसे ज़्यादा दर्द उसकी कलाइयों, टखनों और उस दाहिने हाथ में था जिसे रूसी हत्यारे ने चाकू से गोदा था। शरीर के बीच के हिस्से में उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद दर्द कम करने के लिए उसे सुन्न करने वाली दवा, एनेस्थीसिया, दी गई है। बाकी शरीर में ऐसा हल्का दर्द था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। उसे अपने शरीर पर पट्टियों का भारीपन महसूस हो रहा था और ठुड्डी पर बड़ी हुई दाढ़ी चुभ रही थी। बालों को छूकर उसने अंदाज़ा लगाया कि उसने कम से कम 3 दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई है। वो अभी मन ही मन कुछ सवाल सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। डॉक्टर अंदर आए और उनके पीछे नर्स भी थी। कमरे के एक कोने में उसे अपने दोस्त मैथिस की झलक दिखाई दी। मैथिस मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर बॉन्ड को चुप रहने का इशारा किया और दबे पाँव खिड़की के पास जाकर बैठ गया।
उस फ्रांसीसी डॉक्टर का चेहरा युवा और बुद्धिमान लग रहा था। उसे खास तौर पर बॉन्ड की देखभाल के लिए उनकी खुफिया एजेंसी यानी ब्यूरो से यहाँ भेजा गया था। वो बॉन्ड के पास आया, बिस्तर के पास लगे बुखार के चार्ट को देखा और फिर बॉन्ड के माथे पर हाथ रखा। उसने बहुत ही साफ और अच्छी अंग्रेज़ी में कहा, मेरे प्रिय मिस्टर बॉन्ड, मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आपको उन सबका जवाब दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ताकत बोलने में बर्बाद करें, इसलिए मैं खुद ही आपको ज़रूरी बातें बता देता हूँ। डॉक्टर ने आगे कहा, इसके बाद आप मिस्टर मैथिस से कुछ मिनट बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। वैसे तो बातचीत के लिए इस समय बहुत जल्दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका मन शांत हो जाए। जब आप दिमागी तौर पर फिक्र छोड़ देंगे, तभी हम आपके शरीर को ठीक करने का काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नर्स गिब्सन ने डॉक्टर के बैठने के लिए कुर्सी लगाई और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर ने बताना शुरू किया, आपको यहाँ आए करीब 2 दिन हो चुके हैं। रॉयल के बाज़ार जाते हुए एक किसान को आपकी कार मिली, जिसने पुलिस को खबर दी। जब मॉन्सियर मैथिस को पता चला कि कार आपकी है, तो वे तुरंत अपने आदमियों के साथ उस विला यानी नेस्ट लेस नॉक्टाम्बुलस पहुँचे। जब वहाँ उन्हें आप और ले शिफ्रे मिले, साथ ही आपकी दोस्त मिस लिंड यानी वेस्पर भी मिल गई। वे बिल्कुल सुरक्षित और उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई। वे सदमे में थी, लेकिन अब ठीक है और अपने होटल में। लंदन से उन्हें आदेश मिला है कि जब तक आप ठीक होकर इंग्लैंड लौटने लायक नहीं हो जाते, वे आपकी मदद के लिए यहीं रॉयल में रुकें। डॉक्टर ने आगे कहा, ले शिफ्रे के दोनों गुंडे मारे जा चुके हैं। दोनों के सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई थी। उनके चेहरे देखकर लगता है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि हमलावर कब आया। वे दोनों मिस लिंड के साथ उसी कमरे में मरे हुए पाए गए। ले शिफ्रे भी मारा गया, उसे भी ठीक आंखों के बीचों बीच उसी हथियार से गोली मारी गई है। क्या आपने उसे मरते हुए देखा था? बॉन्ड ने धीरे से कहा, हाँ। डॉक्टर ने आगे कहा, आपकी चोटें गहरी हैं, लेकिन खून बहने के बाद भी आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और आपके शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होगा। डॉक्टर ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे डर है कि आपको कई दिनों तक काफ़ी दर्द सहना होगा। मैं आपको आराम पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जब आपको होश आ गया है तो आपके बंधे हुए हाथ खोल दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिलाना। नर्स को आदेश दिया गया है कि सोते समय वो आपके हाथ फिर से बांध दे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप शांति से आराम करें, क्योंकि इस समय आपका मन और शरीर दोनों गहरे सदमे में है। डॉक्टर थोड़ी देर रुके और पूछा, उन्होंने आपके साथ कितनी देर तक ये जुल्म किया? बॉन्ड ने कहा, करीब 1 घंटा। तो ये वाकई चमत्कार है कि आप जिंदा है, डॉक्टर ने कहा। मैं आपकी हिम्मत की तारीफ़ करता हूँ। बहुत कम लोग ऐसी हालत में बच पाते हैं। शायद आपको ये जानकर तसल्ली मिले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई मरीज़ों का इलाज किया है जिन्होंने ऐसा ही दर्द झेला था, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी तरह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने एक पल के लिए बॉन्ड की तरफ देखा और फिर अचानक मैथिस की ओर मुड़ गए। डॉक्टर ने मैथिस से कहा, आपके पास बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। उसके बाद मैं आपको खुद बाहर निकाल दूंगा। अगर आपकी बातों से मरीज़ का ब्लड प्रेशर या बुखार बढ़ा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इतना कहकर वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चले गए। मैथिस आकर डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गया। बॉन्ड ने कहा, डॉक्टर अच्छे इंसान हैं, मुझे वो पसंद आए। मैथिस बोला, वे हमारी एजेंसी से ही जुड़े हैं और वाकई बहुत काबिल आदमी हैं। उनके बारे में फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। वे तुम्हें एक अजूबा मान रहा हो, सच कहूँ तो मेरा भी यही मानना है। मैथिस ने बात जारी रखी, पर तारीफ़ें बाद में। जैसा कि तुम समझ सकते हो, अभी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। पेरिस, लंदन और यहाँ तक कि वाशिंगटन से भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त फेलिक्स लीटर के ज़रिए। वैसे मुझे एम का एक निजी मैसेज मिला है। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया है और कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि वे तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। जब मैंने पूछा कि क्या कोई और मैसेज है, तो उन्होंने कहा, बस उन्हें ये कह देना कि पैसों का हिसाब सही रहने से हमारा मंत्रालय बहुत राहत में है। बस इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर बॉन्ड खुशी से मुस्कुरा उठा। उसे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि एम ने खुद मैथिस को फ़ोन किया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एम अपनी पहचान हमेशा छुपा कर रखते थे और कभी किसी से सीधे बात नहीं करते थे। बॉन्ड सोचकर हैरान था कि लंदन के उस सीक्रेट दफ्तर में इस बात को लेकर कितनी खलबली मची होगी। मैथिस ने बात जारी रखी, जिस दिन तुम हमें मिले उसी दिन लंदन से एक लंबा दुबला पतला और एक हाथ वाला आदमी यहाँ आया था। उसने नर्सों का इंतज़ाम किया और सारी व्यवस्था संभाली, यहाँ तक कि तुम्हारी कार भी ठीक होने के लिए भेज दी गई है। वो आदमी वेस्पर का बॉस लग रहा था। उसने वेस्पर के साथ काफ़ी वक्त बिताया और उसे सख्त हिदायत दी कि वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखे। बॉन्ड ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब एस डिपार्टमेंट के हेड खुद आए थे। वो वाकई मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। मैथिस ने अब असली सवाल पूछा, अब काम की बात पर आते हैं। ले शिफ्रे को किसने मारा? बॉन्ड ने धीरे से कहा, स्मर्श ने। यह सुनकर मैथिस ने हैरानी में धीमी सी सीटी बजाई। हे भगवान, उसने बड़े आदर से कहा। तो उन्हें ले शिफ्रे पर शक हो गया था। वो कातिल दिखता कैसा था? बॉन्ड ने ले शिफ्रे की मौत तक की पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई। उसे याद करके ही बॉन्ड को बहुत तकलीफ हो रही थी,
लेकिन उसने ज़रूरी बातें बता दी। जब उसने कहानी खत्म की तो उसे चैन मिला। उस खौफनाक मंजर को याद करते ही वो सारा पुराना डर फिर से लौट आया। बॉन्ड के माथे पर पसीना चमकने लगा और घाव में तेज़ दर्द होने लगा। मैथ्यूस को समझ आ गया कि वो बॉन्ड से ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहा है। बॉन्ड की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। मैथ्यूस ने तुरंत अपनी डायरी बंद की और बड़े प्यार से बॉन्ड के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, अब बस करते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हमारी योजना पूरी तरह कामयाब रही। हमने दुनिया को ये बताया कि ले शिफ्रे ने अपने 2 साथियों को गोली मारी और फिर खुद भी जान दे दी, क्योंकि वह यूनियन के पैसों की चोरी पकड़े जाने से डर गया था। मैथिस ने आगे बताया, पूरे फ्रांस में इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहाँ के लोग उसे अपना हीरो और पार्टी का बड़ा नेता मानते थे। अब जब सबको उसके कसीनों और गंदे धंधों की सच्चाई पता चली है तो उसका पूरा संगठन तबाह हो गया और वे सब बुरी तरह डरे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी अब ये झूठ फैला रही है कि ले शिफ्रे का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। भगवान ही जाने अब वे इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। मैथिस ने देखा कि उसकी इन बातों से बॉन्ड का हौसला बढ़ गया और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई है। बस एक आखिरी राज, मैथिस ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, फिर पक्का मैं चला जाऊंगा, वरना डॉक्टर अभी मेरी खाल उधेड़ देंगे। अच्छा ये बताओ, वो पैसा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? हमने तुम्हारे कमरे का कोना कोना छान मारा पर वो कहीं नहीं मिला। बॉन्ड मुस्कुराया। हाँ, वो वहाँ नहीं मिलेगा, उसने आगे बताया। होटल के हर कमरे के दरवाजे पर बाहर की तरफ वाले काले प्लास्टिक की एक छोटी सी प्लेट लगी होती है, जिस पर कमरे का नंबर लिखा होता है। उस रात जब लीटर मुझे छोड़कर गया तो मैंने अपने दरवाजे की वो नंबर प्लेट खोली, उसके पीछे मुड़ा हुआ चेक छिपा दिया और प्लेट वापस लगा दी। वो अभी भी वहीं होगा। बॉन्ड ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे खुशी है कि एक मूर्ख अंग्रेज़ ने चतुर फ्रांसीसियों को कुछ नया सिखा दिया। मैं तो इस ठहाका मारकर हंस पड़ा। लगता है मुंस परिवार होटल के जासूस की जासूसी करने का मुझे यही फल मिला है। खैर, अब मैं चलता हूँ। वैसे हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। वे बस छोटे मोटे अपराधी थे जिन्हें उस रात के लिए इस्तेमाल किया गया था। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ सालों की जेल हो जाए। तभी डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने बॉन्ड की हालत देखी और तुरंत मैथिस की तरफ मुड़कर सख्ती से बोले, बाहर निकलो। अभी के अभी बाहर जाओ और वापस मत आना। मैथिस को बस इतना ही वक्त मिला कि वह बॉन्ड को हाथ मिलाकर विदा कह सके, इससे पहले कि उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। बॉन्ड को गलियारे में डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती सुनाई दी। वो बहुत थक चुका था, लेकिन मैथिस से मिली खबरों ने उसका हौसला बढ़ा दिया था। वो लेटे लेटे वेस्पर के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते गहरी पर बेचैन नींद में खो गया। अभी भी कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिला था, लेकिन फ़िलहाल वे इंतज़ार कर सकते थे।